प्यारे बच्चों, हम लोग विज्ञान के अध्याय 1 का फसल एवं उत्पादन पाठ को पूरी तरह से पढ़ चुके हैं और अब हमको इसका प्रश्न को हल करना है। प्रत्येक पाठ के अंत में प्रश्न रहता है, यह सबको मालूम है आप लोगों को। यह प्रश्न क्यों दिया जाता है? छात्रों के समझ को बेहतर बनाने के लिए प्रत्येक पाठ के अंत में प्रश्न और उत्तर किया जाता है। इसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न से लेकर के दीर्घोत्तरीय प्रश्न तक होता है, जिससे कि यह पता चलता है कि छात्रों ने माइन्यूटली अध्ययन किया है कि नहीं किया है, यानी सूक्ष्मता से पढ़ाई की है कि नहीं की है, और दूसरा है कि एग्जॉस्टिव स्टडी किया है कि नहीं किया है, यानी विषय का संपूर्ण अध्ययन किया है कि नहीं किया है। इस दोनों तरह के अध्ययन को करने से इसमें जो पाठ का प्रश्न है, जो वस्तुनिष्ठ हो, लघु उत्तरीय हो या दीर्घोत्तरीय हो, सबका पता चल जाता है। अब है कि प्रश्न का उत्तर देने के पहले हम क्या करें? तो प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है, एक पल के लिए रुक करके और उत्तर संबंधी विचार करना है, और उत्तर देने से पहले यह सुनिश्चित कर लेना है कि प्रश्नों का स्पष्ट रूप से हमारा समझ हो गया है और हम अब इसके उत्तर देने के लिए तैयार हैं। तो आप अब इस पाठ के प्रश्न में आइए और उसका उत्तर आप दें। पहला प्रश्न है कि उचित शब्द छांटकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। अब इसमें है कि 5 गो शब्द दिया हुआ है: तैरने, जल, फसल, पोषक और तैयारी। इसमें नीचे 4 प्रश्न हैं। ये चारों प्रश्न में स्थान खाली है और ऊपर के शब्दों में जो ऊपर के शब्द दिए हुए हैं उसको इसमें आपको भरना है। 4 प्रश्न में ही 5 शब्द को भरना है। एक प्रश्न में 2 स्थान खाली है और 3 में 1-1 स्थान खाली है। जो खाली स्थान है उसका जो उत्तर है, मेरे द्वारा उसमें लाल रंग से उत्तर को भर दिया गया है, आप इसमें देख रहे होंगे, और उसको नीचे अंडरलाइन कर दिया गया है, जिससे पता चले कि यह स्थान खाली था और इसका उत्तर कर दिया गया है। पहला है कि एक स्थान पर एक ही प्रकार के बड़ी मात्रा में उगाए गए पौधों को कहते हैं। तो इसमें है कि उसे फसल कहते हैं। ख में है कि फसल उगाने से पहले प्रथम चरण मिट्टी की होती है, तो मिट्टी की तैयारी होती है। क्षतिग्रस्त बीज जल की सतह पर लगेंगे, तो खाली स्थान में होगा तैरने लगेंगे। फसल उगाने के लिए पर्याप्त सूर्य का प्रकाश एवं मिट्टी से जल तथा पोषक तत्व आवश्यक होता है। इस तरह से ये पांचों शब्द जो है इसके 5 रिक्त स्थानों में एडजस्ट हो गए हैं। इस तरह से पहला प्रश्न का उत्तर कंप्लीट हो जा रहा है। दूसरा प्रश्न है, इस प्रश्न में है कि कॉलम ए में दिए गए शब्दों का कॉलम बी से मिलान करना है। तो कॉलम ए में जो 4 शब्द दिए हुए हैं, 1 2 3 4 करके लिखा हुआ है, और कॉलम बी में आपके प्रश्न में ABCDE तक 5 दिया हुआ है। इसमें से 4 का आपस में एक दूसरे से मिलान करना है और एक बच जाता है। तो पहला जो है वह है खरीफ फसल, उसका उत्तर में होगा ई धान एवं मक्का। दूसरा है रबी फसल, उसका उत्तर में होगा डी गेहूं, चना, मटर। तीसरा है रासायनिक उर्वरक, इसका उत्तर होगा बी यूरिया एवं सुपर फास्फेट। और चौथा है कार्बनिक खाद, इसका उत्तर होगा सी पशु अवशिष्ट, गोबर, मूत्र एवं पादप अवशेष। इस तरह से दूसरा प्रश्न का उत्तर भी कंप्लीट हो गया। तीसरा प्रश्न देखते हैं। इसमें है कि निम्न में 2-2 उदाहरण दीजिए, खरीफ फसल और रबी फसल। तो 2-2 उदाहरण देना है, लेकिन मैंने इसमें 2 से अधिक उदाहरण दे रखे हैं, ताकि बच्चे अगर जो 1-2 उदाहरण भूल भी जाएं तो उसको बाकी उत्तर के बराबर उसका उदाहरण याद रहे।
तो खरीफ फसल में है धान, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली, कपास इत्यादि। उसी तरह से रबी फसल में है गेहूं, चना, मटर, सरसों, यानी तिलहन और दलहन के जो अनाज होते हैं वे सभी होते हैं। इस तरह से ये तीसरा प्रश्न आपका कंप्लीट हुआ। चौथा प्रश्न में है कि निम्न पर अपने शब्दों में एक एक पैराग्राफ लिखिए। जो नीचे दिया गया है इसमें 4 है, इस चारों पर एक एक पैराग्राफ में छोटे छोटे आपको 2-2 3-3 पंक्ति में लिखना है। पहला है मिट्टी तैयार करना। तो मिट्टी तैयार करने के लिए है कि फसल उगने का यह पहला चरण है जिसमें मिट्टी को तैयार करना होता है। मिट्टी को पलटने और उसे ढीला करने से फसल की जड़ें गहराई तक प्रवेश करती है और केचुआ और जो जीवाणु हैं उसको पनपने में उसमें मदद मिलती है। ये जो केचुआ और जीवाणु होता है वो किसान का मित्र होता है, तो उसमें ज़्यादा पनपेगा तो किसान के लिए ज़्यादा हितकर होगा, मिट्टी के लिए ज़्यादा हितकर होगा। और मिट्टी में ह्यूमस भी मिलते हैं हल्का होने से, पलटने से। मिट्टी को पलटने से पोषक तत्वों से भरपूर जो मिट्टी नीचे रहती है वह ऊपर आ जाती है और पौधे इन पोषक तत्वों का उपयोग कर पाते हैं। अगला है बुआई। तो बुआई फसल का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। जब तक बुआई नहीं होगा तब तक फसल का उत्पादन नहीं होगा। तो बुआई से पहले अच्छी गुणवत्ता वाले स्वच्छ और स्वस्थ बीज का चयन किया जाता है, उसको लिया जाता है और उस बीज को फिर या तो हाथों से या सीड ड्रिल से खेतों में बोया जाता है। तीसरा है निराई। फसलों के साथ उगने वाले अवांछित पौधे खरपतवार कहलाते हैं और इस खरपतवार को फसल से निकालने की क्रिया को ही निराई कहते हैं। यह निराई का काम जो है हाथों से या खुरपी से किया जाता है और बड़े पैमाने पर निराई के लिए फिर हाथ से और खुरपी से संभव नहीं हो पाता। उस स्थिति में हम लोग 2,4-D नामक रासायनिक पदार्थ का उपयोग करते हैं जो घास फूस नाशी होता है, इसका छिड़काव करके और खरपतवार को हटाया जाता है, खत्म किया जाता है। चौथा है थ्रेसिंग, यानी फसलों से अनाज को अलग करने की प्रक्रिया को थ्रेसिंग कहा जाता है। पहले जानवरों से और सामान्य तरह का जो थ्रेसर होता था उससे काम में आता था, लेकिन अब इसके जगह पर बड़े स्तर का थ्रेसर आ गया है और उससे भी बेहतर हो गया कि कंबाइन मशीन आ गया है जिसमें हार्वेस्टर भी होता है और थ्रेसर भी होता है। यह दोनों जो है उसमें लगा हुआ रहता है और एक साथ कंबाइन मशीन से कटाई और थ्रेसिंग दोनों का काम हो जाता है। अब है कि पांचवा प्रश्न है और पांचवा प्रश्न बड़ा प्रश्न है और यह इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें दो चीज़ों का एक साथ अध्ययन करना है। उसमें है उर्वरक और खाद। उर्वरक क्या है और खाद क्या है, इस दोनों में हमको डिफरेंस देखना है, भिन्नता देखना है। तो इसके उत्तर में जो तैयार किया गया है वह है उर्वरक और खाद में अंतर। उर्वरक जो है और खाद है, ये दोनों में पॉइंट बना करके बिंदुवार अंतर तय किया गया है। आप एक दूसरे से मिलता हुआ आप उत्तर यहाँ पर देख सकते हैं कि उर्वरक जो है मानव निर्मित होता है जिसमें अकार्बनिक पदार्थ होता है, जबकि खाद प्राकृतिक पदार्थ होता है जो जानवरों के मलमूत्र एवं पौधों के अवशेष से निर्मित होता है। दूसरा बिंदु है कि उर्वरक का उत्पादन फैक्ट्री में होता है जबकि खाद का उत्पादन खेतों में ही कर लिया जाता है। उर्वरक से मिट्टी को ह्यूमस प्राप्त नहीं होता है जबकि खाद से मिट्टी को ह्यूमस प्राप्त होता है। उर्वरक में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम की प्रचुर मात्रा होती है, लेकिन खाद में उर्वरक की अपेक्षा में इन तत्वों का उपलब्धता कम होता है। पांचवा है कि उर्वरक डालने से मिट्टी जो है वह कठोर हो जाता है, कड़ा होता है, जबकि खाद डालने से मिट्टी जो है मुलायम होती है और भुरभुरी रहती है। उर्वरक से मिट्टी के जल धारण की क्षमता जो होती है वह कम होती है। इसके ऊपर के पॉइंट में है कि मिट्टी कठोर हो जाती है, तो जब मिट्टी कठोर होगी तो स्वाभाविक तौर पर उसमें जल धारण करने की क्षमता है जो कम हो जाएगी। और उसी प्रकार से जब मिट्टी मुलायम और भुरभुरी रहेगी
तो खाद से मिट्टी में जल धारण की क्षमता अधिक होती है। उर्वरक से मिट्टी में मित्र जीवाणुओं की संख्या में कमी होती है। जो केचुआ और जो जीवाणु जो होते हैं, जो कि किसान के मित्र होते हैं, वे उर्वरक डालने से उसमें कमी होती है, वृद्धि होती है, उसको बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं वो। जबकि खाद से मिट्टी में मित्र जीवाणुओं की संख्या में वृद्धि हो जाती है। यह इस तरह से यह जो है आपका 7 तरह का बिंदु है जो कि आपको उर्वरक और खाद में अंतर स्पष्ट करता है। छठा प्रश्न है, यह प्रश्न है कि सिंचाई किसे कहते हैं और जल संरक्षित करने वाली सिंचाई के 2 विधियों का वर्णन करना है इसमें। तो सिंचाई के बारे में आप लोग को बताया जा चुका है, पाठ में पढ़ाया जा चुका है। फिर भी यहाँ पर देखिए आप कि सिंचाई पौधों के जड़ों द्वारा मिट्टी से जल का अवशोषण होता है, जिससे मिट्टी में नमी की कमी हो जाती है। मिट्टी में नमी की इस कमी की पूर्ति के लिए निश्चित अंतराल पर खेतों में जल देने की प्रक्रिया होती है और इसी प्रक्रिया को हम लोग सिंचाई कहते हैं। अब है कि 2 प्रक्रियाओं का, 2 विधियों का वर्णन करना है। तो पहला विधि है जो छिड़काव प्रणाली है, छिड़काव विधि है, जिसको स्प्रिंकलर सिस्टम कहते हैं। इस विधि के तहत सिंचाई के स्रोत से मुख्य पाइपलाइन से लंबवत लाइन जुड़े हुए रहते हैं। एक मुख्य लाइन होता है, नीचे जो जमीन पर पड़ा हुआ रहता है, और उससे जो है एक निश्चित अंतराल पर लंबवत लाइन ऊपर खड़ा रहता है, उसमें पाइप लगा हुआ रहता है और उसके शीर्ष पर सबसे ऊपरी भाग पर नोजल लगा हुआ रहता है। जब एक पंप की मदद से पानी को मुख्य पाइप में के माध्यम से बहने दिया जाता है, तो उस स्थिति में पानी जब ऊपर वाले पाइप में आता है तो नोजल घूमने लगता है, और जब नोजल घूमने लगता है तो पानी का छिड़काव होने लगता है, जैसा कि लगता है कि बारिश हो रहा है। इस तरह से आपका छिड़काव प्रणाली जो है, स्प्रिंकलर सिस्टम है, उसके तहत जो है सिंचाई का काम होता है, जिसमें लगता है कि फसलों पर बारिश करा करके सिंचाई किया जा रहा है। दूसरा है ड्रिप प्रणाली, ड्रिप सिस्टम। इस प्रणाली में पौधों की जड़ों में एक एक बूंद करके पानी को पहुंचाने का काम किया जाता है, और यह जो है कि फलों के पौधे, बगीचों में और पेड़ों को पानी देने के लिए एक अच्छी तकनीक है, जिससे हम इसका सिंचाई का काम करते हैं। और इसमें पानी जो है बिल्कुल बेकार नहीं जाता है, व्यर्थ नहीं होता है। और यह उन क्षेत्रों के लिए एक तरह से वरदान है जहाँ की पानी की उपलब्धता कम है, यानी जिस क्षेत्र में पानी कम है उस क्षेत्रों में हम इसका प्रयोग करते हैं ताकि कम पानी में सिंचाई सुचारू रूप से हो सके। अगला प्रश्न है, यदि गेहूं को खरीफ ऋतु में उगाया जाए तो क्या होगा, चर्चा करना है इस पर। तो सामान्य सी बात है कि गेहूं एक रबी फसल है और गेहूं के लिए शीत ऋतु या कम तापमान की आवश्यकता होती है। अगर इसे हम खरीफ मौसम में बो देते हैं तो खरीफ मौसम में हम जानते हैं कि वह जो है सितंबर अक्टूबर का महीना होता है, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर का महीना होता है, उसमें बारिश काफ़ी होती है और बारिश के कारण जो है बीज जो है सड़ जाएगा, नष्ट हो जाएगा, उसका विकास नहीं हो पाएगा। इसलिए गेहूं को खरीफ ऋतु में उगाया नहीं जा सकता है। अगला प्रश्न है वह है कि खेत में लगातार फसल उगाने से मिट्टी पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसकी व्याख्या करना है। तो मिट्टी का जो असर होता है लगातार फसल बोने से, उसको हम देख लेते हैं कि मिट्टी फसल को खनिज एवं पोषक तत्वों की आपूर्ति करता है। मिट्टी से ही जड़ से पौधे जो है और खनिज लवण और जल का अवशोषण करते हैं, तो आपूर्ति मिट्टी से होता है और ये पोषक तत्व पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक होते हैं। अगर एक ही खेतों में हम लगातार फसलों को उगाते रहेंगे तो मिट्टी द्वारा फसलों से पोषक तत्वों को अवशोषित कर लिया जाएगा, जिससे कि मिट्टी की उर्वरता जो है कम हो जाती है। अब पोषक तत्वों की कमी हो जाती है मिट्टी में, तो उसके लिए किसानों को मिट्टी में फिर से खाद और उर्वरक डालने की आवश्यकता पड़ जाती है।
तो इसलिए खेतों में लगातार फसल नहीं उगाना है और क्या फसलों को बदल बदल करके खेती करनी चाहिए ताकि उसकी उर्वरा क्षमता मिट्टी की है जो बनी रहे। अगला प्रश्न है कि खरपतवार क्या है और हम उसका नियंत्रण कैसे कर सकते हैं। तो फसल के साथ में अवांछनीय पौधे जो प्राकृतिक रूप से उगाते हैं, उसको खेत में हम लोग लगाते नहीं है लेकिन वह फसल लगाते हैं तो स्वयं उगाते हैं, इस तरह के अवांछनीय पौधों को खरपतवार कहा जाता है। खरपतवार निकालने के लिए या उसकी वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए कई तरीका है, उसका हम लोग करते हैं, उस तरीकों का उपयोग करते हैं। खरपतवार को समय समय पर जमीन से उखाड़ करके या काट करके हटाया जाता है। साधारण तौर पर खुरपी या कुदाल से इसको काट करके खोद करके हटाया जाता है। और जब बड़ा पैमाना पर रहता है तो वहाँ पर हम लोग खुरपी का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, उससे नहीं हो सकता है काम। तो खरपतवार को हम लोग रसायनों के छिड़काव के द्वारा नियंत्रित करते हैं। उसमें से 2,4-D एक तरह का रासायनिक पदार्थ है जिसे कि हम वाइट साइड्स कहते हैं, पेस्टिसाइड्स कहते हैं, खरपतवारनाशी या घास फूस नाशी करते हैं, इसका उपयोग करते हैं और इस तरह से हम खरपतवार का नियंत्रण करते हैं। और अंतिम प्रश्न है और 10वां प्रश्न, इस तरह का प्रश्न हालांकि परीक्षा में नहीं आता है लेकिन आपके पाठ्य पुस्तक में दिया गया है तो इसको भी हम लोग कर लें कि निम्न बॉक्स को सही क्रम में गन्ने की फसल उगाने का रेखा चित्र तैयार हो जाए। तो इसमें दिया हुआ है कि फसल को चीनी के मिल में भेजना, सिंचाई, कटाई, बुआई, मिट्टी तैयार करना, खेत की जुताई करना और खाद देना। यह जो क्रम है फसल के उत्पादन का जो चरण है उसका यह क्रम जो है बिगड़ा हुआ है। इस क्रम को हम सही करेंगे तो सबसे पहले 5वां नंबर का है जो मिट्टी को तैयार करना, उसके बाद में 6ठा नंबर का जो है खेतों की जुताई करना, उसके बाद 4था नंबर में आएगा कि बुआई करना, उसके बाद में 7वां नंबर आता है जिसमें है कि खाद देना और उसके बाद है दूसरा नंबर में सिंचाई करना और फिर तीसरा नंबर में है कटाई करना और अंत में पहला नंबर पे आता है जिसमें है कि फसल को चीनी मिल में भेजना। इस तरह से हम लोग इस पाठ में जितने भी प्रश्न उत्तर थे इन प्रश्न उत्तरों को हमने कर लिया है और आपसे उम्मीद है कि आप सभी भी इस प्रश्न उत्तर को कर लिए होंगे और इसे अच्छी तरह से याद कर लें आप, ताकि आपको परीक्षा में जो प्रश्न आए उसका सही सही उत्तर आप कर सकें। धन्यवाद।